हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंथेसिस का एक्सरसाइज 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। हालांकि मैक्सिमम इसमें जो संभावना होती है वह 2 सेंटेंस की होती है और दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह अलग अलग होता है। जैसा कि आप देखे थे, हम पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें जितने भी सेंटेंस दिए रहते हैं सबके सब्जेक्ट जो होते थे वो सेम होते थे। जैसे मैं कह दूँ आई सा ए मैन फुल स्टॉप, इसके बाद ही वॉज गोइंग, तो यहाँ ये देख रहे थे कि यहाँ सब्जेक्ट भले एक ना हो लेकिन एक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ज़रूर था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें न तो सब्जेक्ट सेम होंगे न ही किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये सिचुएशन आएगी आपके सामने, जिसके लिए आपको देख के पता करना पड़ेगा कि यह सेंटेंस जो है दोनों के सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं। अब इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान देनी है। 2-3 बातें क्या ध्यान देनी है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो स्पेशली ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि अगर सेंटेंस में इज़ एम आर वाज वेयर दिया हो, क्या दिया हो, इज़ एम आर वाज वेयर, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, सब क्लियर हो जाएगा। यदि इज़ एम आर वाज वेयर का यूज़ दिया हो, क्या दिया हो, यूज़ दिया हो एक तरह से, और इनके साथ कोई मेन वर्ब ना लगी हो, समझ रहे हैं, तो इनके लिए हम क्या लिख देते हैं, बीइंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीइंग। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इज़ एम आर वाज वेयर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग। यदि मान लीजिए सपोज दैट ये इनका प्रयोग दिया हो, वाज दिया हो, क्या दिया हो, वाज या वेयर या इज़ एम आर कुछ भी दिया हो, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, तो ये आप समझ लीजिएगा यह पैसिव वॉइस में है। क्लियर। अब अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं आती है, वाज वेयर या इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो और न ही उसका यूज हो और उसके साथ कुछ अतिरिक्त वर्ड दिया हो, तो हमने बताया था कि अगर वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है तो उसके लिए हम बीइंग लिखते हैं। यदि लिखा हुआ है कि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है मान लीजिए, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हैविंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैविंग लिखेंगे, और हैविंग के बाद लिख देंगे बी इन, हैविंग बीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हैविंग बीन। कब, जब ये दिया हो इज़ एम आर वाज वेयर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, अर्थात जब पैसिव वॉइस में हो हमारा जो सेंटेंस, उसके लिए हम लिखेंगे हैविंग बीन। यदि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में होगा तो इसके लिए लिखेंगे केवल हैविंग, तब हम बीन नहीं लिखते हैं, समझ गए। और दोनों के अतिरिक्त यदि दिया हुआ है कि वाज वेयर इज़ एम आर के साथ कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है, तो वहाँ पर हम बीइंग लिखते हैं। 3 कंडीशन है, बीइंग, हैविंग एंड हैविंग बीन। कहाँ लगाना है डिसाइड आपको करना है सेंटेंस को देख करके। क्लियर। हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल कैसे बनाया जाता है। थोड़ी बात और जान लीजिए, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है यह वाक्य का स्वतंत्र सब्जेक्ट होता है। यदि हम बनाते थे पार्टिसिपल में, ध्यान दीजिए, तो 2 या 2 से अधिक जो सब्जेक्ट होते थे हम क्या करते थे, उनको मिलाते समय, चूँकि सब्जेक्ट जब सेम है तो मैं इसको कई बार नहीं लिखूँगा, तो पार्टिसिपल में हम क्या करते थे, एक सेंटेंस के लिए एक ही सब्जेक्ट लिखते थे। आप वहाँ पर ध्यान दिए होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो रहा है और दोनों कार्य हो रहे हैं और दोनों अलग अलग कार्य हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, या तो बहुत जल्दी हो जाए फिर उसमें समय अंतराल हो थोड़ा सा, लेकिन दोनों को जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो सब्जेक्ट, जिस क्रिया का काम सबसे पहले हुआ है उस क्रिया का जो सब्जेक्ट होगा हम उसको हटाते नहीं हैं। अब जो यह सेंटेंस होगा, जो कार्य पहले होगा
उस वाली क्रिया के लिए जो भी प्रयुक्त किया गया है वो हमारा सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट हटता नहीं है बल्कि वह स्वतंत्र रूप से रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अर्थात उस जैसे पार्टिसिपल की तरह इस वाले सब्जेक्ट को हम हटाते नहीं बल्कि ये स्वतंत्र रहता है और इसका क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बनाते समय हम करेंगे क्या, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, फटाफट हम क्लियर कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, और प्लेन लेट हो गई। अब मुझे बताइए यहाँ वाज के बाद जो स्टॉर्मी लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने बताया था क्या लिखने के लिए, बीइंग। क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, बीइंग लिखेंगे। तो बीइंग लिखते कहाँ हैं, इनके हम सब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनका जो सब्जेक्ट वो जस का तस रहेगा, बस वाज के बदले हम क्या लिख देंगे, बीइंग। तो आइए, तो बनेगा कैसे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप लोग, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। फिर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद दूसरे वाले सेंटेंस को जस का तस लिख देंगे। ध्यान क्या देना है कि कामा लगाने के बाद, अर्थात कामा लगाने के बाद जो भी सब्जेक्ट हम लिखेंगे वो हम शुरू करेंगे स्मॉल लेटर से। क्लियर। दूसरा देखिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर कमरे में प्रवेश किए। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और लड़के खड़े हो गए। अब आप बताइए यहाँ भी दो कार्य हो रहा है। एक कार्य हो रहा है टीचर के अंदर जाने का, प्रवेश करने का, दूसरा काम है बच्चे खड़े हो गए। इसका मतलब टीचर के प्रवेश करने के बाद बच्चे खड़े हो गए। तो दोनों के सब्जेक्ट यहाँ देखिए द टीचर है और यहाँ भी क्या है, द स्टूडेंट है। तो इसको हम बनाएंगे, तो ये पार्टिसिपल से नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। तो फिर यहाँ आप देखिए, क्या ये लग रहा है आपको पैसिव वॉइस है, या फिर इस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि क्या ये इज़ेमार वाजबेर का प्रयोग है? नहीं, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, द टीचर इंटर्स। तो इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, द टीचर लिखने के बाद हम लिखते हैं हैविंग। क्या लिखते हैं, हैविंग। ध्यान दीजिएगा, द टीचर हैविंग लिखेंगे। इसके बाद एंटर्ड द क्लास, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कामा लगाइए। द स्टूडेंट स्टूड अप लिख दीजिए पूरा जस का तस। क्लियर। तीसरा हम देखते हैं, द आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। आर्मी पहुंची, यहाँ लिखा हुआ द आर्मी अराइव्ड, आर्मी पहुंच गई, और जो राहत का कार्य था, रिलीफ वर्क था, टुक स्पीड, उसके कार्य में तेजी आ गई, मतलब रिलीफ कार्य तेज हो गया। तो निश्चित रूप से ये भी दो सेंटेंस हैं, और दोनों के सेंटेंस के आप यहाँ देखिए, एक की जो सब्जेक्ट है वो आर्मी है, जबकि दूसरे का क्या है, द रिलीफ वर्क है। द रिलीफ वर्क है पूरा का पूरा, यहाँ तक देखिए। तो दोनों का जब अलग अलग है तो ये भी बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। तो पहले हम लिखेंगे, सब पहले का कर्ता दी आर्मी, जो कार्य पहले होता है हम उसके सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो लिख देंगे दी आर्मी। इसके बाद हम लिख देंगे हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड, कामा लगाइए, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, और इस तरह से बना लीजिए। क्लियर, कोई डाउट्स नहीं। अब हम देखते हैं अगला, क्योंकि आपको तीन बातें ध्यान देनी है, क्या ये बीइंग से बनेगा, क्या फिर ये पैसिव वॉइस में है, या फिर एक्टिव वॉइस में है। तो साफ साफ आपको देख रहा है, द आर्मी अराइव्ड, ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है। तो बस क्या लगेगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, हैविंग लिख देंगे, और हैविंग के बाद भी 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे, इसका ध्यान देंगे आप लोग। क्लियर। अब हम देखते हैं चौथा वाला सेंटेंस, द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। यहाँ कहा जा रहा है सूर्य उदय हुआ, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज दिया हुआ है, द फॉग डिसअपीयर्ड, और जो फॉग है वो क्या हो गए, गायब हो गए। समझ गए, जो धुंध थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। फॉग मतलब धुंध को हरा इत्यादि। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वाक्य हमारा एक्टिव फॉर्म में है, तो इसको भी बनाएंगे। तो द सन के बाद क्या लिख देंगे, हैविंग। बस यही तो करना है, द सन हैविंग। अब यहाँ थर्ड फॉर्म रोज का राइजिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजिन। द सन हैविंग राइजिन, कामा लगाइए, द फॉग डिसअपीयर्ड, इसको लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, आइए नेक्स्ट पांचवा, द सन सेट
द स्टार्स केम अप इन द स्काई। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इससे पहले हमने बताया था जो चौथा वाला, वो तो क्लियर हो गया, कोई डाउट्स तो नहीं है। द सन हैविंग राइजन कामा द फॉग डिसअपियर्ड, क्लियर। चलिए पांचवा देखिए, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूर्य छिप गया और तारे आकाश में आ गए। तो निश्चित रूप से यहाँ भी दो कार्य हो रहे हैं, दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है, सॉरी अलग अलग हैं। तो हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द सन, इसके बाद लिखेंगे हैविंग। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हैविंग। ये हमेशा ध्यान देना आपको। द सन हैविंग सिट, कामा लगाइए, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इसको पूरा का पूरा लिख दीजिए, क्लियर। अब हम देखते हैं छठा, द वर्क वॉज डन वी वेंट बैक होम, कार्य किया गया। अब यहाँ देखिए किया गया है, वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वाक्य हमारा पैसिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं पैसिव फॉर्म में। जब पैसिव फॉर्म में रहेगा तो इसको हम कैसे बनाते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए दी वर्क, फिर आप वाज के बदले क्या लिखिए, ध्यान समझिएगा, हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन, फिर आप कामा लगाइए, वी वेंट बैक होम, इसको लिख दीजिए, क्लियर। चलिए इसके बाद फुल स्टॉप। अब हम सातवां देखते हैं। सातवां देखिए आप लोग, सातवें में क्या करना है, द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, घंटी बजी और स्कूल बंद हो गया। तो यहाँ भी दो वर्क हो रहे हैं और दोनों के सब्जेक्ट भी अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से आप समझिए, आपको क्या लग रहा है। ये भी एक्टिव फॉर्म में है, तो द बेल हैविंग लगाएंगे और रैंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रंग। द बेल यहाँ करिए हैविंग, और हैविंग के बाद जो सेकेंड फॉर्म रैंग है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा रंग, क्या हो जाएगा, रंग। द बेल हैविंग रंग, कामा लगाइए, द स्कूल क्लोज्ड। इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। आइए हम आठवां देखते हैं, द रेन स्टॉप्ड, ये भी एक्टिव फॉर्म है, देख सकते हैं। चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बरसात बंद हो गई, बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए। तो ये भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रेन, रेन के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे हैविंग, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, कामा लगाइए, फिर चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले लिख दीजिए, क्लियर। चलिए नौवां हम देखते हैं, द फॉग वॉज वेरी डेंस। अब यहाँ देखिए वाज के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यहाँ देखिए वाज के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। जब ये वाज पैसिव वाज के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा रही हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने बताया था कि वाज के बदले हम क्या लिख देते हैं, बीइंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बीइंग। स्मॉल से लिखिएगा, मैंने यहाँ बड़ा से लिख दिया। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, मतलब जो कोहरा था, फॉग था, बहुत अधिक घना होने के कारण, फिर आप कामा लगाएंगे, फिर लिख देंगे नो वन कुड सी हिज वे, कोई भी अपना रास्ता नहीं देख सका, थ्रू द स्ट्रीट, गली से, ठीक है। अर्थात कोहरा घना होने के कारण कोई भी गली से अपना रास्ता नहीं देख सका। तो निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, वाज के बदले हम बीइंग लेंगे, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, होने के कारण, क्लियर। अब हम देखते हैं दसवां, द लेटर वॉज रिटन, द लेटर वॉज रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस, वाज रिटन लगा हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे। जब भी वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये अक्सर आप देखते होंगे कि ये पैसिव वॉइस में किया जाता है ऐसा। तो जब भी पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हैविंग बीन लगा देंगे। ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो हो जाएगा द लेटर हैविंग बीन रिटन, द लेटर हैविंग बीन रिटन, फिर आप क्या करेंगे, कामा लगाइएगा। कामा लगाने के बाद ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने इसे तुरंत क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो ऐसे बना लेंगे, द लेटर हैविंग बीन रिटन, कामा ही पोस्टेड इट एट वंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द क्लास वर्क वाज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, जो क्लास वर्क ओवर हो गया था और विद्यार्थी क्लास छोड़ दिए।
तो इसका मतलब कि ये आपको क्या लग रहा है देख करके, वाच के बाद क्या आपको लग रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, आप ध्यान देंगे बिल्कुल यहाँ पे। द क्लास वर्क वाज ओवर, अभी मैं इसकी बात कर रहा था। तो निश्चित रूप से वाच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ क्या लगाएंगे, बिना सोचे समझे आप तुरंत लगा दीजिए बीइंग। क्या लगा दीजिए? बीइंग। और अगर आपको लग रहा है कि वाच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ लगा दीजिए हैविंग बीन। तो क्या हो जाएगा, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, फिर आप कामा लगाइए, कामा लगा के लिख दीजिए द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। क्लियर? आगे आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट। इट वॉज कोल्ड मतलब ठंड थी, कोई भी बाहर नहीं गया। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर वाच के साथ क्या लगा हुआ है, कोल्ड लगा हुआ है। क्या ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है? पैसिव से नहीं है। तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, वाच के बदले क्या लिख देंगे, बीइंग। क्या लिख देंगे, बीइंग। मैं कैपिटल से लिखा हूँ, आप लोग स्मॉल से लिखेंगे। तो इट बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड, कामा लगाइए, नो वन वेंट आउट, फुल स्टॉप कर दीजिए। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं, 13वां देखिए, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब बोला तितर बितर होना। पुलिस पहुंची और भीड़ क्या हो गई, तितर बितर हो गई। इसका मतलब कि यहाँ तो आपको लग रहा है पैसिव से नहीं है, बीइंग से बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है तो हम क्या करेंगे इसके लिए, द पुलिस के बाद हम लिखेंगे हैविंग अराइव्ड। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा लगाइए, द मॉब डिस्पर्स्ड लिख दीजिए 10 का 10। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द सनसेट दे रिटर्न्ड टू देयर होम्स। सूर्य छिप गया, वे लोग अपने घर को वापस हो गए, रिटर्न हो गए। तो निश्चित रूप से लौट गए दिया हुआ है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, नो डाउट्स। तो सन के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हैविंग, द सन हैविंग, फिर हम लिख देंगे सेट। सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट होता है, इसलिए द सन हैविंग सेट, कामा लगाइए, कामा के बाद दे रिटर्न टू देयर होम्स। इसमें कुछ नहीं करना है, 10 का 10 लिख दीजिए। क्लियर? क्या करना है, द सन, इसके बाद आप लिखिए हैविंग सीट, कामा लगाइए, दे रिटर्न टू देयर होम्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15वां, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। मेरा जेब मार दिया गया, काट लिया गया। समझ रहे हैं, पिक्ड का मतलब होता है जेब काटना। तो माई पॉकेट वॉज पिक्ड, तो यहाँ वाच के बाद क्या लगा हुआ है, पिक्ड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपको पता है क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको बनाते हैं हम पैसिव वॉइस से, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो क्या बनेगा, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड। फिर आप कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद आई हैड नो मनी फॉर बस केयर, मेरे पास बस किराए के लिए पैसे नहीं थे, लिख दीजिए। क्लियर? तो कब हुआ, मेरा जेब काट मतलब मेरे जेब कटने के बाद मेरे पास बस किराए के लिए पैसे नहीं थे। क्लियर? अब हम देखते हैं 16वां। 16वां कह रहा है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, दी बॉयज बिकेम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। तो यहाँ भी आपको लग रहा है कि सीधे सीधे ये वाक्य हमारे एक्टिव फॉर्म में है, तो क्या बनाएंगे, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, इसके बाद कामा लगाइए, द बॉयज बिकेम साइलेंट लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर? द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कामा लगाइए, द बॉयज बिकेम साइलेंट। क्लियर? अब हम देखते हैं 17वां, द लीडर वाज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। स्लेन का मतलब होता है मारे गए, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो जब थर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं वाच के साथ लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये पैसिव वॉइस में साफ साफ इसका अर्थ भी निकल रहा है। द लीडर वाज स्लेन, अर्थात जो नेता है वो मारा गया, और जो फॉलोअर्स थे रैन अवे इन फियर, डर के मारे क्या हो गए, जो उसके फॉलोअर्स थे क्या हो गए, भाग गए। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये पैसिव वॉइस है तो बनाएंगे हैविंग बीन से, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, फिर आप कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, फियर पूरा इसको लिख दीजिए। क्लियर?
आगे देखते हैं। इट वॉज ए हॉलीडे, यहाँ क्या लग रहा है आप लोगों को? साफ साफ वाच के बाद ये हॉलीडे लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग। इट बीइंग ए हॉलीडे, इट बीइंग ए हॉलीडे कामा लगाइए, द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल, जस का तस लिख दीजिए। क्लियर? अब आइए 2 सेंटेंस और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। द वर्क वाज डन, यहाँ क्या लग रहा है आपको? तुरंत पता चल गया, वाज के बाद डन लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी पैसिव फॉर्म है। तो कैसे बनाएंगे? द वर्क हैविंग बीन डन, कामा लगाइए, ऑल वेयर सेटिस्फाइड, काम किया गया, सभी लोग संतुष्ट थे। क्लियर? आगे आइए, अब हम देखते हैं 20वां, ध्यान से समझेंगे। द बैंक वाज क्लोज्ड, अब यहाँ ध्यान दीजिए, वाज के बाद लगा हुआ है क्लोज्ड, ये क्या दर्शा रहा है? ये भी पैसिव फॉर्म है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको भी कैसे बनाएंगे? द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड। क्लियर? कामा लगाइए, इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है, आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, मैं कोई भी पैसा नहीं निकाल सका। क्यों नहीं निकाल सका? क्योंकि बैंक क्या था? बंद था। यहाँ एक तरह से कारण भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ कारण की बात आए वहाँ हम बीइंग लिख देते हैं, बंद होने के कारण मैं पैसा नहीं निकाल सका। तो जहाँ आपको कारण लग रहा है उस तरह का, आप क्या कर लीजिए? बीइंग लगा दीजिए। पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन की वर्ब, इसके बाद लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव फॉर्म है तो हैविंग लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाइए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से आपने देखा कि यह एक्सरसाइज कितनी इजी है, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इसे पढ़ा। यदि आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, मुझे खुशी होती है। आप अपने मित्रों में भी शेयर करें। मुझे आपसे मात्र एक उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। अच्छा लगता है, आपके फीडबैक आते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपके जो फ्रेंड हैं वे लोग भी आपसे जुड़ेंगे, हमारी वीडियो से जुड़ेंगे, और उनको भी कुछ अर्जित करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बात को ध्यान में देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।